गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 4 जो लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, और उनकी कविता का नाम है घर की याद। बच्चों, उससे पहले थोड़ा सा भवानी प्रसाद मिश्र जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं हम। बच्चों, इनका जन्म हुआ सन 1913 में और इनकी मृत्यु मानी जाती है सन 1985 में। इनकी प्रमुख रचनाएं थी सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, पुनी हुई रस्सी आदि। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, जिनमें साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री आदि। तो बहुत सारे पुरस्कार भी इनको मिले। और ये एक जमीन से जुड़े हुए कवि थे और इनका मुख्य विषय था देशभक्ति। ये जिस भी किसी विषय को अपनी कविता में चुनते, वो कविता एक घरेलू विषय से रिलेटेड बन जाती थी। वो हर एक विषय ऐसा घरेलू बन जाता कि आम लोगों के गले तक ऐसा उतरता कि पता ही नहीं चलता। बच्चों, साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? लोगों को जागृत करना, लोगों तक अपने मन के भाव या विचार पहुंचाना। और यदि कोई ऐसी सरल कविता की रचना करे जो जन जन ग्राह्य हो, जन जन जिसको आसानी से ग्रहण कर सके, तो फिर तो कहना ही क्या। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी ऐसे ही कवि हैं और इसी कारण जन चेतना से जुड़े के कारण, जमीन से जुड़े हुए होने के कारण इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी जो ये कविता है जो अपने सिलेबस में है, घर की याद, ये कविता एक घर के मर्म का रहस्य उद्घाटन है। देखो, इस कविता में क्या हुआ कि कवि को जेल प्रवास सुनना पड़ा, जेल प्रवास सहना पड़ा। आज़ादी की लड़ाई में और अपने साहित्य के कारण इन्होंने जो योगदान दिया था आज़ादी में, भारत के अंग्रेजों के खिलाफ भारत की स्वतंत्रता में, इसके कारण इनको जेल में रहना पड़ा। और उन्हीं दिनों इनको जो सहना पड़ा और घर की जो याद इनको सताई, वही भाव इन्होंने अपनी कविता में बताए हैं। बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की कविता कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बच्चों, जब ये जेल प्रवास में थे तब उन दिनों की बात है जब वर्षा का मौसम था और बहुत तेज एक बार मूसलाधार बारिश हुई और रात भर बारिश होती रही। उसी होती हुई बारिश में इनको जो घर की याद सताई, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है और जो रात से ही होती रही है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कि रात से जो बारिश शुरू हुई है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसी होती हुई बारिश में प्राण मन गिर रहा है, वो मेरे प्राणों को जैसे झकझोर रहा है और ऐसी यादों से झकझोर रहा है जो मेरे घर, मेरे परिवार से जुड़ी हुई है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। आपको भी मालूम है, बारिश में हमें अच्छे की याद आ जाती है। होता है ना, हम जिन प्रियजनों से दूर होते हैं, ऐसे सुहावने मौसम में अपने परिचित, अपने परिवार वाले हमें याद आते ही आते हैं। तो यही स्थिति यहाँ पर कवि की भी हो रही है कि वो जेल में है और जेल में बरसती हुई बारिश में वो अपने परिवार वालों को याद करते हुए कह रहे हैं कि रात से बारिश हो रही है, बारिश अभी तक नहीं रुकी है। और ऐसी बरसती हुई बारिश से जैसे जो बहता हुआ पानी है, उस पानी में मुझे सिर्फ मेरा और मेरा घर तिरता नजर आ रहा है, यानी कि मुझे मेरे घर की याद सता रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पुर है जो, पुर मतलब कि किला। कवि ये कहते हैं कि घर की मुझसे दूर है जो, वो घर जो आज मुझसे काफी दूर है, क्योंकि मैं तो यहाँ जेल में हूँ, कि ऐसे घर की याद मुझे आ रही है जो आज मुझसे बहुत दूर है। वो ऐसा घर जो खुशियों का किला है। घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। अब ये अपने परिवार और रिश्तेदारों की बात करते हुए कहते हैं कि मेरा ऐसा खुशियों का किला है मेरा घर, कि मेरे परिवार में 4 भाई हैं और 4 बहन है। बहन आज ससुराल से मायके आई होगी। वो कल्पना कर रहे हैं कि हमेशा से जैसे रहा होगा, सावन के महीने में जैसे बहुत सारे त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन आता है, तो सारी बहनें जो है वो अपने मायका आया करती है। तो यहाँ पर कवि भी यही कल्पना कर रहे हैं कि मेरे 4 भाइयों का परिवार है जो मेरे पिता की भुजाओं के समान है, और जो बहन है वो आज मायके यानी कि मेरे पिता के घर जरूर आई होगी।
बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि बहन आई तो खुशियों की इंतजार में, खुशियों के ढूंढने के चक्कर में घर पर आई थी, अपने मायके आई थी, लेकिन वो घर तो परिताप का घर निकला, यानी दुखों का घर निकला। क्यों? क्योंकि अपना भी कोई प्रियजन यदि एक खुशी के अवसर पर हमारे पास ना हो तो हमें कितना बुरा लगता है, हमारी सारी खुशी पर पानी फिर जाता है और वही खुशी गम में बदल जाती है। तो यही कवि के साथ हुआ। कवि ये कल्पना कर रहे हैं कि बहन आई तो खुशियों के लिए होगी, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि मेरा एक भाई जेल में है तो उसे कितना दुख हुआ होगा, और वही खुशी का घर उसके लिए परिताप का घर बन गया होगा। घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं। देखो बच्चों, जैसे जैसे आधुनिक काल आता गया ना, लोग बाग ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य की चकाचौंध में खोते गए और एकल परिवार ने उसका स्थान ले लिया। जॉइंट फैमिली या सामूहिक परिवार हमें बहुत कम देखने को मिले। तो कवि का ये भाव यही प्रकट हो रहे हैं कि मेरा घर तो खुशियों का गढ़ है, किला है, और वो इतनी खुशियां हैं वहां पर कि जितनी आजकल कहीं देखने को नहीं मिलती। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यारी बहनें। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। चारों भाई पिता की भुजाओं के समान हैं, और जो बहनें हैं मेरी वो प्यार की मूर्तियां हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी में। अब ये इनकी माता के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मेरी माँ जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी दुख में वो ही मेरा एकमात्र सहारा है। माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि ये कह रहे हैं ऐसी माँ जो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन दुख में मेरा एकमात्र सहारा है। जब भी मैं दुखी होता हूँ उनकी गोद में सर रखते ही मेरा वह दुख नदारद हो जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। हमारा कोई प्रियजन कहीं दूर हो तो आजकल तो मोबाइल है, लेकिन पहले तो सिर्फ पत्र का माध्यम हुआ करता था अपने भाव, अपने विचार, अपने संदेश पहुंचाने का। तो कवि यही कह रहे हैं कि क्योंकि मेरी माता पढ़ी लिखी नहीं है तो वो मुझे पत्र नहीं लिख सकती, लेकिन उसका जो प्रेम है, उसका जो प्यार है, उसका जो स्नेह है मुझ तक लगातार बहता हुआ आ रहा है। मैं समझ सक रहा हूँ, मैं वो प्यार महसूस कर रहा हूँ, भले ही मुझे उसका पत्र नहीं मिला। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। अब वो अपने पिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो मेरे पिता हैं वो उम्र में भले ही बड़े हैं, लेकिन उनका जो जीवन है, उनका जो शरीर है वो अभी कमजोर नहीं हुआ है, वो अभी जोश से भरे हुए हैं। उनको कहो तो वो लंबी दौड़ लगा सकते हैं, उनको कहो तो वो खिलखिलाकर हंस सकते हैं। एक जवान व्यक्ति की तरह उनमें जोश भरा हुआ है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। उन अपने पिता के बारे में ही बताते हुए कवि कहते हैं कि वो मौत के आगे और शेर के आगे भी डरने वाले नहीं है, इतने वीरता वाले वो मेरे पिता हैं। बोल में बादल गरजता, काम में जंजाल लरसता। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि उनकी बोली में, उनकी आवाज में ही एक बादलों की गर्जना, बादलों का गर्जन कैसे होता है? विशाल, ठीक है, जिसका सुर एक बार व्यक्ति को डरा देता है। तो यही कवि अपने पिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी आवाज में ही बादलों की गर्जना है, और जो तूफान की तरह कोई भी, झंझा मतलब तूफान, कि वो तूफान की तरह कोई भी काम करने की क्षमता आज भी इस उम्र में भी रखते हैं। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके। यहाँ पर कवि बता रहे हैं अपने पिता की दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं, उनका रोज का रूटीन क्या है वो बता रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी रोज छत पर सुबह क्या पाठ करते हैं? गीता जी का पाठ करते हैं, दंड 260 करके। वो रोज 260 उठक बैठक रोज की नित्य नियमित लगाते हैं। खूब मुक्तर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। खूब तो वो मुक्तर एक व्यायाम का साधन होता है, तो रोज तो वो मुक्तर हिलाते हैं और रोज 260 उठक बैठक करते हैं। तो ऐसा उनमें शक्ति है, ऐसे ही उनमें पावर है, ठीक है। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। अब वो अपने पिता या कल्पना करते हुए कह रहे हैं कि जैसे ही मेरे पिता ने रोज का काम पूरा किया होगा, छत पर व्यायाम और पाठ पूजा वगैरह पूरी करके जैसे ही वो छत से नीचे आए होंगे और मुझे नहीं पाकर उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में गिर रहा है, हाय ये कितनी तेज बारिश हो रही है और मुझे मेरे घर की याद सता रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यारी बहनें। वो वापस कहते हैं कि मेरे 4 भाई और 4 बहनों का परिवार है। भाई तो मेरे पिता की भुजा के
समान है और बहनें पिता प्यार की मूर्ति है। खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरे पिता जैसे ही व्यायाम करके छत से उतरे होंगे, चारों भाई और चारों बहन वहाँ पर खेल रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे और ऐसी खुशी के अवसर पर मुझे नहीं पाकर मेरे पिता कितने दुखी हुए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कवि ये कह रहे हैं कि ऐसे में मेरे पिता जहाँ पर मुझे नहीं पाकर बहुत दुखी हुए होंगे, उनकी आंखों में से आंसू आ गए होंगे, जिनको जो उम्र में भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन जो शरीर से कमजोर नहीं हुए हैं, ऐसे मेरे पिता पांचवें पुत्र का नाम लेकर आज जरूर दुखी हुए होंगे। पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। कवि ये कहते हैं कि मेरे पिता चारों पुत्रों को तो मानते हैं सोना, और मैं जो पांचवा पुत्र हूँ उसको वो सोने पे सुहागा मानते हैं। ठीक है, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे, चारों पुत्रों को वो सोना मानकर मुझे सोने पे सुहागा कहकर ऐसे हम पर प्यार लुटाते हैं हमारे पिता रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज वो कहते हैं कि आज सोने पे सुहागा न पाकर उनके जो चार बेटे हैं वो भी उन्हें हेटे लगे होंगे। हेटे मतलब कि गौण, नगण्य, कि एक पुत्र के न होने से वो चार बेटों की गिनती भी जहां पर नगण्य हो गई है, ऐसा उनको महसूस हुआ होगा। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, कि आज चारों पुत्रों में से एक बेटा भी न पाकर उनको वो चारों बेटों की खुशियां भी गौण लगी होगी, नगण्य लगी होगी। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। कवि ये कह रहे हैं कि मेरे पिता को दुखी होते देखकर मेरी माँ ने उनको समझाया होगा कि आप दुखी मत होइए, हमारा जो बेटा है भवानी इस कविता के कवि, कि हमारा जो बेटा है भवानी वो जहाँ जिस जेल में भी है खुशी से है, आप दुखी मत होइए। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। लीक मतलब सीख, के वो माता अपने उनके पिता को समझाते हुए कह रही है, कवि के पिता को समझाते हुए कह रही है कि आप दुखी मत होइए, ये तो आप ही की सीख है, आप ही की शिक्षा है कि अपना बेटा देश के लिए आज जेल में बैठा है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि आज यदि वो देश के लिए जेल नहीं जाता तो वो जो परिस्थिति होती वो हमारे लिए शर्मिंदा करने वाली होती। आपको तो आज की परिस्थिति पर गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश के लिए आज जेल में पड़ा हुआ है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। वो माँ, कवि ये कह रहे हैं कि मेरी माँ ने पिता को समझाते हुए कहा होगा कि आप दुखी मत होइए, आपको तो गर्व होना चाहिए। अगर आप ही रोने लगे तो घर के बाकी परिवार के सदस्य भी आपको देखकर रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सांग होगा। यहाँ पर कवि वापस अपने पिता की तरफ सोचते हुए कहते हैं कि मेरे पिता ने मेरे दुख का अनुमान वहां घर बैठे बैठे लगा लिया होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, कि कहाँ मेरे पिता ने जो महसूस किया होगा मेरे लिए कि मैं जेल में दुख सह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं किसी कारण किसी तरह का कोई दुख नहीं सहन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता को मेरा ये संदेश कौन पहुँचाए। हे सजिले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं, अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरा संदेश मेरे घर परिवार वालों को कौन पहुँचाए, तो उन्होंने सावन को चुना, बरसते हुए सावन को चुना। वो क्या कह रहे हैं कि अरे सावन तू बरस जा, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। तू ये संदेशा जाकर उन्हें सुनाना कि आपका भवानी वहां पर किसी प्रकार का दुख नहीं देख रहा है, वो सभी प्रकार से कुशल है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। कहीं मेरे पिता को पांचवे पुत्र की याद ना आ जाए, तुम मेरा ये संदेश अब मेरे पिता को जाकर सुनाना। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही। ये बहुत सुंदर पैराग्राफ बच्चों, यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि मैं मजे में हूँ, मुझे यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। ये बात सावन तुम घर जाके सुनाना, बस मैं घर पे नहीं जा सकता,
यही एक बस है जो मेरे वश में नहीं है, यही एक बस शब्द जो मुझे दुखी कर रहा है, बाकी किसी प्रकार का दुख मुझे नहीं है। तो देखना ये लाइन की सुंदरता कि मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि बस शब्द जो मैंने लगाया मेरे वाक्य में कि सिर्फ मैं घर पे नहीं हूँ, सिर्फ मैं घर पे नहीं हूँ, यही जो एक बस शब्द है जो मुझे दुखी कर रहा है। और इसी बस शब्द के कारण जितने जो आनंद है, जितनी जो खुशियाँ हैं, वो सारी विरस हो गई है, सारी निरस हो गई है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना। कवि कहना चाहते हैं यहाँ पर सावन से कि लेकिन सावन, तुम मेरी किसी तरह का दुख, मेरी कोई भी तरह की बात मेरे पिता तक मत पहुँचाना कि वो दुखी है, तुम तो यही कहना कि वो सुखी है। मेरे मन की एक भी बात, दुखी करने वाली बात मेरे पिता, मेरे माता और मेरे परिवार वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। काम करता हूँ, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि वापस कहते हैं सावन को कि तुम मेरे घर जाकर मेरे परिवार वालों को यह संदेश दो कि मैंने अपना साहित्य सृजन नहीं रोका है, मैंने अपनी कविता लिखना नहीं रोका है। मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। कवि ये कहते हैं सावन से कि हे सावन, हे बरसते हुए सावन, मेरे घर पर जाकर मेरे पिता को यह संदेश जरूर सुनाना कि मैं किसी तरह के किसी दुख में नहीं हूँ, मेरा लिखना पढ़ना लगातार चल ही रहा है, वो लोगों की परवाह ना करे और मेरे लिए किसी तरह का कोई दुख और शोक ना करे। और कहना मस्त हूँ मैं, कातरे में व्यस्त हूँ मैं। वहाँ पर जैसे जेल में कैदियों से जो भी काम करवाए जाते ना, चरखा कटवाया जाता, तो यही बात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुझे जो भी काम करने को कह रहे हैं मैं वो खुशी से कर रहा हूँ, मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है, मैं सारे कामों को करने में व्यस्त हूँ। वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि जाकर मेरे पिता को कहना कि मेरा वजन जितना पहले था उतना आज भी है, आज भी मेरा वजन 70 किलो ही है और ढेर सारा भोजन मैं आज भी करता हूँ, मैं किसी प्रकार कोई कमजोर नहीं हुआ हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। अस्त मतलब अस्त होता हुआ सूर्य, यानी कि दुखी। एक तरह से अपन उसका नकारात्मक अर्थ लगाते हैं। तो कभी ये कह रहे हैं कि मेरे पिता तक यहाँ की वास्तविकता नहीं पहुँचानी चाहिए। यहाँ की जो वास्तविकता है कि मैं मन से दुखी हूँ, ये बात मेरे पिता को पता नहीं लगनी चाहिए। तुम तो यही कहना कि मैं यहाँ सब कुछ कुशल से हूँ। हाय ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। बच्चों, जो व्यक्ति जेल में होता है, चार दीवारी में जो कैद होता है, उस व्यक्ति की मानसिकता का अंदाजा वही लगा सकता है जिसने जेल की चार दीवारी को झेला हो। आपको भी एक दिन भर के लिए कोई पनिशमेंट मिल जाए कि इस कमरे से बाहर नहीं निकलना है, तो अपन भी घबरा जाए। तो वहाँ तो उनको लंबे समय की जेल की यातना सहनी थी, वहाँ पर अंग्रेजों के अत्याचार सहने थे, तो आदमी तनाव में तो आ ही जाएगा, डिप्रेशन में तो आ ही जाएगा। तो कवि के साथ भी ऐसा ही हुआ। कवि ने भी चुप रहना शुरू कर दिया था, कवि ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था, लेकिन कवि फिर भी ये चाहते हैं कि ये बातें उनके पिता तक नहीं पहुँचे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अरे सावन, तुम यहाँ की वास्तविकता मेरे पिता तक मत पहुँचाना। जो मैं कह रहा हूँ बस मेरे मुँह से कही गई बात ही मेरे पिता तक पहुँचनी चाहिए कि मैं सब तरफ से कुशल हूँ। कहने देना मौन हूँ मैं, खुद न समझू कौन हूँ मैं, देख कुछ पक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि ये कह रहे हैं कि कहीं बातों बातों में तुम वास्तविकता मत बता देना, नहीं तो मेरे पिता को शक हो जाएगा कि मैं यहाँ दुखी हूँ। जबकि तुम बातों बातों में कुछ बकवास ऐसी मत कर देना कि मेरे पिता को मेरे दुख का अंदाजा हो जाए। तुम बस सब प्रकार से कुशलता का समाचार ही मेरे पिता को देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच वे को वे न तरसे। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अरे सावन, तुम मेरा ये संदेश लेकर जाओ और मेरे पिता को मेरा कुशलता का संदेश सुनाओ और इस प्रकार से सुनाओ कि उनको पांचवें बेटे की याद नहीं सताए।